3। प्रोफेसर हामिद और बाकी टीम काशी के पास माजीपुरवा की खुदाई कार्यक्रम में जुटे थे कि तभी कुछ अजीब हुआ। 2 मजदूर जहां तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वहीं प्रोफेसर हामिद अचानक गायब हो गए, मानो हवा में घुल गए हों। पूरी टीम स्तब्ध रह गई। न तो किसी ने प्रोफेसर को जाते देखा, न ही उनकी कोई आवाज़ सुनी। बस कुछ सेकंड पहले वह वहीं खड़े थे और अब वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। अब आगे उम्र कितनी थी मास्टर की? मास्टर, उनके सामने पुलिस इंस्पेक्टर पीके चौधरी खड़ा था, जो ऊँगता हुआ अपने कान में तीली डाले हुए सवाल कर रहा था, जबकि उसके विपरीत खड़े प्रोफेसर साहिल राठी, ध्रुव और श्रीवास्तव खड़े अजीब तरह से उसे देख रहे थे। वह वर्दी से पुलिस वाला, लेकिन अपने रवैये से एकदम लोफर नजर आ रहा था। उसकी भंगिमा देखकर ही लगता कि उसे इस केस में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो प्रोफेसर थे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर की बात को समझते ध्रुव उसे टोकता है। पढ़ाता तो था न, चल तेरे लिए प्रोफेसर बोल लेगे तो कहाँ गया प्रोफेसर? यही तो रिपोर्ट लिखाई है हमने कि वे अचानक से कल रात को गायब हो गए, श्रीवास्तव जल्दी से कहता है। कितनी उम्र का था मास्टर? एक बार फिर मास्टर बोलने से उसके सामने खड़े तीनों के चेहरे पर खार खाए वाले हाव भाव आ जाते हैं, पर उसे भीतर दबाते हुए प्रोफेसर हामिद उल्टा पूछते हैं। उनकी उम्र तकरीबन 40 होगी, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे? इंस्पेक्टर उसी हल्के हाव भाव से कहने लगा। अब आया हूं तो पूछताछ तो करूंगा न, तो ऐसा ही लगता है रात को कहीं मस्ती करने निकल गया होगा मास्टर। 40 का आदमी भी कम रसिया नहीं होता, इंतजार करो आ जाएगा अपने आप। प्रोफेसर हामिद अब सख्ती से कहने लगे। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे। वो प्रोफेसर हामिद है जो दिल्ली से यहाँ अपने पुरातत्व अनुसंधान के प्रोजेक्ट के लिए आए थे। वे बहुत ही जहीन और जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर अचानक से वे अपनी साइट से लापता हो जाते हैं तो क्या हम पुलिस कंप्लेन भी न कराए? आसपास पता करो, किसी दोस्त यार के यहाँ न चला गया हो। इस बार श्रीवास्तव कहता है। यहाँ हम जिस कैंप में रह रहे हैं वहाँ से अलावा उनके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। श्रीवास्तव के ऐसा कहते इंस्पेक्टर उसे आंखों से घूरने लगता है, मानो मौन ही उससे पूछ रहा हो कि इसकी वजह क्या है। इस पर श्रीवास्तव आगे कहने लगता है। पहली बात ये कि प्रोफेसर यहाँ पहली बार आए थे, इसलिए वे किसी को जानते नहीं थे। दूसरी बात ये कि वे अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमारे पास 2 जीप है जो यहीं पर है। और तीसरी बात कि ये असामान्य घटना एक साथ हुई, उन मजदूरों का बीमार पड़ना और प्रोफेसर का गायब होना। मजदूरों का बाद में देखेंगे, अब वो जगह दिखाओ जहाँ मास्टर ठहरा था। अपनी बात किसी ऑर्डर की तरह कहता इंस्पेक्टर उस साइड सीन से आगे चलने लगता है। झक मारे तीनों भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगले ही पल वे चारों उस टेंट के मुहाने पर खड़े थे जो प्रोफेसर हामिद का था। इंस्पेक्टर उस टेंट के अंदर आता पहली नज़र उनकी टेबल पर डालता है, जिसे देखकर लग रहा था कि सारी दुनिया का तामझाम यही पड़ा हो। फिर बिस्तर के पैताने पर बिखरे पड़े कपड़े देखता है। उसमें 2 टी-शर्ट और एक लोअर पड़ा था जिसमें मिट्टी लगी हुई दिख रही थी। उन कपड़ों को अलट पलट कर देखता हुआ पूछता है, कहीं यही तो पहनकर नहीं गया था आखिरी बार? इस पर श्रीवास्तव आगे आता हुआ कहता है, नहीं, ऐसे ही कपड़े थे पर ये नहीं थे, मुझे अच्छे से याद है। और वैसे भी उनका मोबाइल तक यही है, वे इसे छोड़कर क्यों जाएंगे? जब तक श्रीवास्तव अपनी बात कह रहा था तब तक इंस्पेक्टर उस टेंट का अवलोकन कर लेता है। वह टेबल के उस कोने को देखता है जहां धूल मिट्टी का अंबार था और उसी के पास एक मोबाइल लापरवाही से पड़ा था। वहीं ढेरों पत्थर और मिट्टी को उस टेंट में जितना संभाल कर रखा गया था उससे कहीं बुरी हालत में प्रोफेसर के खाने के बर्तन रखे थे, वे सब जमीन पर यूं ही पड़े थे। इंस्पेक्टर उन कपड़ों को उठाकर नाक के पास लाता है, फिर अगले ही पल उसे छिटक देता है। जाहिर सी बात थी कि उनसे पसीने की तीक्ष्ण गंध आ रही होगी। ये सब देख इंस्पेक्टर ठसक भरी हंसी के साथ बुदबुदाता है। जहीन, जिम्मेदार, मास्टर, उसकी हंसी वे तीनों समझ रहे थे। तभी वहां एक सिपाही आते हुए कहता है, सर जी, हमने सबका बयान ले लिए है और रही प्रोफेसर साहब की तस्वीर तो वो किसी के पास नहीं, सब कहते हैं वो फोटो ही नहीं खिंचवाते थे। सिपाही जिस बात को सहजता से कह गया उस पर इंस्पेक्टर एक बार फिर मजाकिया अंदाज में हंस पड़ा, लेकिन जल्दी ही खुद पर काबू पाते वह उन तीनों की ओर देखता हुआ कहने लगा, मास्टर की कोई ठीक ठाक तस्वीर हो तो थाने भिजवा देना। कहते हुए वह अपने कॉलर पर लगे रुमाल को खींचते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वह रुक गया जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर दोबारा से उन तीनों को एक साथ देखता हुआ कहने लगा, वैसे कितने सालों से मास्टर रह रहा था यहाँ? उसकी बात पर फिर से दांत पीसते हुए प्रोफेसर साहिल बोलते हैं, प्रोफेसर हामिद, वे कुछ दिन पहले ही आए यहाँ। इस पर इंस्पेक्टर फिर अपनी हंसी अपने दांतों के पीछे छिपाते हुए कहता है, सफाई करा लो टेंट की, क्या पता प्रोफेसर यही मिल जाए।
वह लगभग हंसता हुआ अपने सिपाही के साथ वहां से निकल गया। उसके जाते प्रोफेसर साहिल नाराजगी से कहता है, पता नहीं ये इंस्पेक्टर हमारी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, उसे सब मजाक लग रहा है, जबकि मैं ये सोचकर परेशान हो रहा कि कहीं उन्हें खोजने में हमें देर न हो जाए। श्रीवास्तव कहता है, जी सर, यही तो हैरान कर देने वाली बात है कि वे गए कहाँ होंगे या अचानक गायब हो गए। हाँ श्रीवास्तव, अब लगता है हमें ही इस बारे में कुछ खोजबीन करनी होगी और अगर कुछ पता चला तो कमिश्नर साहब से बात करूंगा उनके लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो प्रोफेसर अपने काम के अलावा किसी और बात को तवज्जो नहीं देते वे बिना बताए आखिर कहाँ जाएंगे, और ये जगह तो शहर से काफ़ी दूर भी है, अपना साधन न हो तो कहीं जाया ही नहीं जा सकता, और दोनों जीप तो उस समय मेरे साथ थी। हाँ, हैरान कर देने बात तो है, उन मजदूरों को क्या हुआ ये भी पता नहीं चला। ध्रुव बीच में टोकते हुए कहता है, क्यों न सर हम उस जगह पर जाए और अपनी तरह से खोज करें जहां आखिरी बार सर को देखा गया था। हाँ सही कह रहे हो ध्रुव, अब लगता है हमें ही कुछ पता करना होगा, चलो। अगले ही पल वे तीनों उस गड्ढे के पास खड़े थे जहां मजदूर खुदाई कर रहे थे। प्रोफेसर साहिल को दिखाते हुए श्रीवास्तव कह रहा था, हमने ये जगह पॉइंट की थी, यहाँ हमें बलुआ पत्थर में मौजूद खनिजों में आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के वही सैंपल मिले जो दूसरी साइड से मिले थे। उन दोनों जगह के सैंपल एक ही थे, इसलिए हमें उम्मीद थी कि कुछ और भी सिमिलरिटी मिल जाती। तो क्या मिला? कुछ खास नहीं, 3 दिन की खुदाई में बस हम मिट्टी की जांच पर निर्भर रहे। फिर कल रात प्रोफेसर हामिद खुद इस गड्ढे पर उतर गए और पता नहीं किस पत्थर की बात करने लगे, पर ठीक उसी समय मजदूरों की हालत खराब होने से मेरा ध्यान उन पर से हट गया। कैसा पत्थर? मैंने देखा तो नहीं क्योंकि मैं उसी वक्त नारायण के साथ चला गया था। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह सर, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। जब श्रीवास्तव प्रोफेसर साहिल से बात कर रहा था तभी ध्रुव उसी गड्ढे में उतर चुका था। वह वहीं से आवाज लगाते हुए कह रहा था, ये देखिए सर, कुछ है यहाँ पर। ध्रुव की बात सुनते दोनों गड्ढे की ओर आते हैं। ध्रुव किसी पत्थर को खींचने की कोशिश में लगा था, उसे ताकत लगाते देख दोनों भी उसी गड्ढे में उतर जाते हैं। वह कोई पत्थर था जो मिट्टी में दफन था, उसे ध्रुव खींच रहा था जिसके लिए उसे काफी ताकत लगानी पड़ रही थी। खींचो ध्रुव। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह सर, ये काफी बड़ा और भारी पत्थर है, आप दोनों दूसरी साइड से खींचिए, मैं इस तरह से धक्का देता हूँ। काफी मशक्कत करने के बाद वे एक पत्थर को मिट्टी से बाहर निकाल ही लेते हैं। इस काम में तीनों बुरी तरह से हाफ गए थे। उस पत्थर को वही खींचकर वे उसके ऊपर की मिट्टी हटाते हुए कहते हैं, सर ये तो काफी बड़ा और भारी पत्थर लगता है, रुकिए मेरे बैग में ब्रश है। इसके बाद वह अपने बैकपैक से एक ब्रश का सेट निकालता है। वह सुनिश्चित ब्रश से उसके ऊपर की मिट्टी झाड़ते हुए कहता है, ये क्या लिखा है इसमें? ध्रुव जैसे ही ये कहता है प्रोफेसर साहिल हैरानगी से उसे देखते हुए झट से अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने लगते हैं। फिर स्क्रीन को ओपन करते हुए कहने लगे, अमेजिंग, बिल्कुल ऐसा ही पत्थर हमें राजस्थान की साइड से भी मिला, देखो इसकी इमेज भी है, लग रहे हैं न हूबहू, लगता है जैसे ये जुड़वा पत्थर हो, और इसमें भी वैसे ही अजीब तरह के लिखावट में कुछ लिखा है। यस सर, बिल्कुल यही तो है, इसी के बारे में आप बता रहे थे न कि अभी तक कोई विशेषज्ञ इसे पढ़ नहीं पाया। हाँ ध्रुव, बिल्कुल सही कहा, वही है ये। उन दोनों के बीच में अब श्रीवास्तव बोलता है, लेकिन अब इस पत्थर की लिखवट को पढ़ा जाना और भी जरूरी हो गया है क्योंकि यहीं से प्रोफेसर साहब गायब हुए थे। इस बात पर दोनों प्रोफेसर साहिल का चेहरा हैरानगी से देखते रहे जो कह रहे थे, हाँ, और इसके लिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। दोनों अभी भी हतप्रभता से देख रहे थे। वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट है, पर एक बार मैं उनसे मिला था, क्या गजब की शख्सियत है उनकी। कोई सेमिनार था जहां उनसे मिला, तब मैं दंग रह गया कि उन्हें सिर्फ अपने विषय की ही नहीं जाने किन किन विषय की जानकारी है। मेरी लाइफ का पहला ऐसा साइंटिस्ट जिसकी टेबल में विज्ञान की किताबों के साथ साथ आध्यात्मिक, यौगिक, पराविज्ञान, भगवत गीता और जाने किन किन किताबों के लिए जगह थी। उनसे एक बार मिलकर उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता, और यही वजह है कि इस समय सिर्फ उन्हीं का नाम मेरे जेहन में आ रहा है। कहिए आप प्रोफेसर, ध्रुव जल्दी से बोल उठा, और उसकी बात पर प्रोफेसर साहिल सहमति में मुस्करा उठे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।